भारत की बेटी सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में इंतजार खत्म हो चुका है। 9 महीने बाद वो धरती पर वापसी को तैयार हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 19 मार्च को सुनीता धरती पर लौट आएंगी, लेकिन उनका 25 से 30 घंटों का सफर आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि वापसी के इस सफर में खतरे भी हैं। पंद्रह मार्च की सुबह 4:30 बजे स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट ने उड़ान भरी। 16 मार्च की सुबह 9:40 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉकिंग हुई। 16 मार्च की सुबह 11:05 पर हैच ओपन हुआ। 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंट्री हुई। 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट धरती के लिए रवाना होंगे। 19 मार्च को सुनीता विलियम्स समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर कदम रखेंगे। इन 5 दिनों में पिछले 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स के लिए सब कुछ बदल चुका है। 5 जून 2024 को जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस स्टेशन में कदम रखा था, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 8 दिन का मिशन 9 महीने में तब्दील हो जाएगा। लेकिन लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। सुनीता के चेहरे पर चमक है, वो अब जल्दी ही धरती पर वापसी करेंगे। वहाँ पे जो ऑलरेडी डॉक्ड क्रू लाइनर 9 मिशन है वो पृथ्वी पे वापस आएगा, और जिसमें सुनीता विलियम्स और विल्मोर वापस आएंगे, और उसके साथ साथ 2 अन्य क्रू मेंबर जो कि वहाँ पे रह रहे हैं वो भी वापस आएंगे। तो इस तरह से 4 अवकाश यात्रियों को लेके, क्योंकि एक अवकाशयान में 4 को लाने की सुविधा है, और यहाँ से जो 4 नए अवकाश यात्री गए हैं क्रू लाइनर 10 में, वो अभी वहाँ पे रहेंगे, जिसमें कि 2 अमेरिका के, 1 जापान का और 1 रशिया का अवकाश यात्री है। तो इस तरह से चारों अवकाश यात्री अभी वहाँ पे मिशन जारी रखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। और जो क्रू लाइनर 9 वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है वो वापस आएगा। क्रू लाइनर 10 वहाँ पे डॉक रहेगा। अब सवाल है कि जब स्पेस एक्स का क्रू 10 स्पेसक्राफ्ट 16 मार्च को स्पेस स्टेशन से डॉक हो गया, तो फिर 2 दिनों का इंतजार क्यों? आखिर क्यों नहीं सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और क्रू 9 के बाकी 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अंतरिक्ष यान घंटे 2 घंटे में रवाना हो जाए? सुनीता विलियम्स और बुच अगले 2 दिनों तक नए अंतरिक्ष यात्रियों को स्टेशन के बारे में जानकारी देंगे। क्रू 9 के सभी एस्ट्रोनॉट क्रू 10 के नए एस्ट्रोनॉट को रिप्लेस करने के लिए जरूरी ट्रेनिंग देंगे। 2 दिनों तक पुराने और नए एस्ट्रोनॉट्स के बीच हैंडओवर की पूरी प्रक्रिया चलेगी। 16 तारीख से 2 दिन तक 18 तारीख तक इनका चार्ज हैंडओवर, टेक ओवर एंड सारा मीटिंग वगैरह रहेगा। इसके बाद लगभग 18 तारीख में इनका फिर वो डक इन होकर के वहाँ से फिर उतरेंगे। तो वहाँ पे फिर इनका रिटर्न जर्नी शुरू होगा। तो लगभग हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से हम लोगों का 19 तारीख का सुबह तारीख जैसे होगा, तो इसके हिसाब से ये लोग फ्लोरिडा में, इनका फ्लोरिडा का जो सी है, तो वहाँ पे वो स्प्लैश डाउन होंगे, क्योंकि पानी के अंदर में इनका जो कैप्सूल आएगा वो टच डाउन होगा। तो ये स्प्लैश डाउन जो होगा, तो वहाँ पे फिर हम वहाँ का जो नावी जा करके इनको टेक ओवर डिस्कवर करके फिर इनको लेकर के आएंगे। 18 मार्च को जब कैप्सूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक किया जाएगा, तब नासा और स्पेसएक्स पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे। अनडॉक होते ही कैप्सूल धरती की तरफ रवाना होगा, लेकिन धरती के वायुमंडल में एंट्री से पहले उसे डी ऑर्बिट किया जाएगा। किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए धरती के वायुमंडल में एंटर करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि एंट्री के दौरान तेज गर्मी स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि क्रू ड्रैगन पहले भी कामयाब लैंडिंग कर चुका है, इसलिए मिशन को सुरक्षित रहने की पूरी उम्मीद है। In terms of precautions, they'll have the standard precautions that any crew has. They'll obviously have their suits that we've sent up and tried them on. They've got custom seats that are made to fit their body and their suits. And then, every crew that comes back goes through a fluid loading protocol just to make sure when they get back that their body is conditioned properly. But they'll go through there's nothing beyond what we'll normally do. अब आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर दूर है।
हमारी धरती का वायुमंडल 100 किलोमीटर ऊंचाई तक है। धरती के वायुमंडल में री एंट्री के दौरान कैप्सूल की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते ही कैप्सूल का वायुमंडल से घर्षण शुरू हो जाएगा और इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचेगा। हालांकि कैप्सूल के आगे टाइल्स और कार्बन फाइबर कंपोजिट की बनी स्पेशल हीट शील्ड लगी रहती है, फिर भी खतरा बना रहता है। वायुमंडल में एंट्री के साथ ही कैप्सूल की स्पीड धीरे धीरे कम होना शुरू कर देगी और जब उसे फ्लोरिडा के जल क्षेत्र में उतारा जाएगा तो इसकी स्पीड घटकर महज 6 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि स्प्लैश डाउन आखिर पानी में ही क्यों किया जाता है। नासा या फिर दूसरी स्पेस एजेंसियों के लिए समुद्र को ही सबसे सुरक्षित जगह क्यों माना जाता है। स्पेस कैप्सूल की स्पीड को कम करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल होता है। जब कैप्सूल की दूरी 10,000 फीट तक रह जाती है तब पैराशूट जुड़ जाता है। स्पीड को कम करने के लिए नासा ज्यादातर एसो ब्रेकिंग नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करता है। कैप्सूल की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट को खरोंच भी ना आए। धरती की जमीन ठोस होती है, इसलिए कैप्सूल को धरती पर नहीं उतारा जाता। पानी में न तो घर्षण का डर होता है और न ही टकराने का डर, इसलिए कैप्सूल को पानी में उतारा जाता है। In terms of celebrations, I don't think we've thought that far ahead. Obviously, we're excited to get Crew 9 back, and I know Butch and Sunny are excited to come back. And then and we'll celebrate, when they're ready. It'll take a little time to get them back reconditioned, and then we'll do the. अगर सब कुछ ठीक रहा तो 19 मार्च को जश्न मनेगा सिर्फ नासा और अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में और भारत में भी, क्योंकि सुनीता विलियम्स आखिर हैं तो भारत की बेटी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।